Hello students, so I'm back with the next session of KVPY SX series. My name is Vikas Agarwal. Hopefully you have watched my previous two sessions and you have enjoyed them. And today also I'll try to make sure that the session is very enjoyable to you. Before we begin, थोड़ी सी बातें जो मैं तुम लोगों से करना चाहता हूँ. पहली चीज़, पेन कॉपी लेके बैठो और जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ पे वीडियो पॉज करने को बोलूँ वहाँ वहाँ पे वीडियो पॉज करके जो भी मैं करने को बोल रहा हूँ वो अटेम्प्ट करो और फिर आगे बढ़ो. इससे तुम वीडियो को मैक्सिमम यूज़ ले पाओगे. ये वीडियो अराउंड 1 आवर ड्यूरेशन का रखने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें जो मैं आउटपुट देने जा रहा हूँ वो मैं रेगुलर क्लास में आराम से 2 से ढाई घंटे में देता हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लास में बच्चों को अटेम्प्ट करने का टाइम भी दिया जाता है. यहाँ पे मैं वो टाइम नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करने का और फिर अपने पेस पे वीडियो को आगे बढ़ाने का. ठीक है, तो टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द वीडियो, पेन कॉपी लेके बैठो, जहां पे पॉज करने को कहूँ वहां पॉज करना और फिर आगे बढ़ना. लेट्स बिगिन. पहले मैं केवीपीवाई का शेड्यूल दिखा देता हूँ तुम्हें. तो ये हमारा शेड्यूल है. एवरी संडे केवीपीवाई सेशंस विल बी हैपनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, ऑन द वीओएस चैनल. एंड ऐसे स्ट्रीम के भी सेशंस होंगे. ये स्नैपशॉट लेके प्रिजर्व कर लो अपने पास. एसएक्स स्ट्रीम के भी वीडियोस होंगे, तो देख लो इनको. ठीक है, और अब हम आज का टॉपिक देखते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेयर्स. ऑलराइट, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक है. लगता है कि काफ़ी फेमिलियर होगा ये. ठीक है, बट देखते हैं कि तुम्हें कितना आता है. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू ऑल, डू यू रियली नीड दिस सेशन? ठीक है, लेट्स फिगर इट आउट कि तुम्हें ये सेशन की ज़रूरत है या नहीं है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिखाने वाला हूँ. ठीक है, और तुम वीडियो को पॉज करके सीधा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, अगर तुम उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लेते हो, आंसर इसी सेशन के टुवर्ड्स एंड में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ. तो अगर तुमने आंसर कुछ निकाल लिया है, तुम चेक करना चाहते हो कि सही है या नहीं है, तो तुम आगे बढ़ा के वीडियो को चेक कर सकते हो. ठीक है, और तुम्हारा सोल्यूशन सही है या गलत है. इन केस गलत है या इन केस तुम अगर सॉल्व ही नहीं कर पाओ, तो फिर ये सेशन तुम्हारे लिए काम का सेशन है. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सो गाइस, ये देखो, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ. इस क्वेश्चन में इधर है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड हेमिस्फेयर. यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, सॉलिड. यहाँ पे सॉलिड का यही मतलब है कि पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच ऑल्सो मीन्स कि ऑब्वियसली हम नॉन कंडक्टिंग को ले रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिंग में तो फिर चार्ज सरफेस पे चला जाएगा. तो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड हेमिस्फेयर. और ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, ये भी है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एन्यूलर. एन्यूलर हेमिस्फेयर. एन्यूलर का मतलब समझते हो? ठीक है, मतलब अंदर से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है. तो ये जो येलो पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये येलो पोर्शन बेसिकली वैक्यूम या एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो ब्लू पोर्शन है, जो लाइट ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड पोर्शन है. और ये जो डार्क ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड पोर्शन है. यानी कि यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट है. यहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी रो 1 दे रखी है और यहाँ पे चार्जेस की डेंसिटी रो 2 दे रखी है. रेडियस देख लो, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है. ठीक है, यानी कि जो वैक्यूम वाला रीजन है उसका रेडियस ए है. ठीक है, और ए रेडियस से लेके बी रेडियस के बीच में चार्ज प्रेजेंट है. सो दिस इज द रीजन वेयर चार्ज इज प्रेजेंट. ठीक है, इस रीजन के अंदर चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है, सिमिलरली इस पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज प्रेजेंट है. तो हमें करना क्या है, हमें इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है. वी बिलीव कि ये जो दोनों हाफ्स हैं, मतलब एक एक सॉलिड हेमिस्फेयर और एक एन्युलर हेमिस्फेयर, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि ये फोर्स कितना होगा. सो पॉज द वीडियो हियर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, गिव योर बेस्ट शॉट. ठीक है, एंड सी वेदर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट. ठीक है, आई होप तुमने ट्राई कर लिया है अभी तक. और अगर तुम ये क्वेश्चन को नहीं कर पाए हो, तो चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं. ये नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, ये ट्राई करके देखो. अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये भी सॉलिड हेमिस्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड हेमिस्फेयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यूसीएसएच, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फेयर. ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फेयर है. एक पे डेंसिटी रो 1 है, एक पे डेंसिटी रो 2 है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है. तो वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो स्टूडेंट्स. चेक करो कि ये तुम कर पाते हो कि नहीं. वीडियो को पॉज कर दो अब. होपफुली तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है. ठीक है, एंड अगर नहीं कर पाए हो तो चलो इसका भी एक और सिंपल वर्जन दे देते हैं. इस बार दोनों तरफ डेंसिटी भी इक्वल कर देते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फेयर और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड हेमिस्फेयर, दोनों की डेंसिटी भी इक्वल है. ठीक है, अब बताओ कि क्या तुम इन दो हेमिस्फेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाल पा रहे हो. ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो. होपफुली तुमने ट्राई कर लिया है. और अगर इसका भी आंसर नहीं निकाल पाए हो, तो ये सेशन अब देखना स्टार्ट करो और
पूरी अटेंशन के साथ देखना, क्योंकि मैं ये आंसर्स निकालना सिखाऊंगा तुम्हें बहुत ही इजी वे में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर सॉल्व करा दिया जाता है, लेकिन कराने के बाद भी बच्चों में ना कॉन्फिडेंस नहीं आता उनको। मतलब वो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट हो जाए तो 60 to 70% उस बच्चे को सॉल्व, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है तो, ठीक है। पर उनमें कन्विक्शन नहीं आता कि वो इस तरह का क्वेश्चन खुद एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने तो जो क्वेश्चन दिखाए थे वो इसी के थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन थे, ठीक है। तो देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे क्लाइमैक्स होंगे, स्टोरी हम कहीं और से चालू करेंगे और धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो टाइम टू बिगिन। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फेयर से। यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हॉलो हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक हॉलो हेमिस्फेयर है तो हमें जो चार्ज दिया जाएगा वो रो की टर्म्स में नहीं दिया जाएगा। रो की टर्म्स में तब देते हैं जब हम वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हो। फिलहाल चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाएगी, यानी कि हमें सिग्मा दिया हुआ है। सी इस हेमिस्फेयर का सेंटर है। तो ये अगेन एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है पहले वो देखते हैं, मतलब इससे रिलेटेड हम सारी बातें करते हैं, सारी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो एक एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन जो हमसे पूछ सकते हैं वो ये कि सी पर हमें पोटेंशियल बताओ और सी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, दोनों चीजें पूछ सकते हैं। तो देखो पोटेंशियल निकालना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं क्योंकि वो तो आसान है, तो उसकी बात तो करें कम से कम। तो पोटेंशियल निकालने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है कि क्या हेमिस्फेयर के सारे पॉइंट सी से इक्विडिस्टेंट है। अगर इक्विडिस्टेंट है, तुम्हें लगता है, मुझे तो लगता है, तो इक्विडिस्टेंट होने पे हम सीधे सीधे कर सकते हैं k इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। इस हेमिस्फेयर का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई r² का आधा। आधा इसलिए क्योंकि हमारे पास हेमिस्फेयर है, ठीक है। और इसको फिर हमें कैपिटल आर से डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैंने k की वैल्यू लिख दी है, सिग्मा की जगह सिग्मा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R² और नीचे भी एक आर मुझे दिख ही रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बचा क्या, फिर ये बचा सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पोटेंशियल की कहानी तो बहुत ही सिंपल थी, पोटेंशियल तो हमने इससे निकाल लिया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा। तो यहाँ पे गाइस वीडियो को पॉज करो और तुम्हारे दिमाग में जो भी बेस्ट तरीका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का उसको ट्राई करो, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए शायद ब्लैक ब्लैक हो गई होगी या मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हुआ होगा बिकॉज मेरे घर पे पावर कट हो गया था, ठीक है। तो होपफुली तुम ट्राई कर चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तुम लोगों ने शायद इंटीग्रेशन ट्राई किया होगा, विच इज ऑब्वियसली अ गुड मेथड, द मोस्ट ऑब्वियस मेथड दैट कम्स टू माइंड, ठीक है। तो इसको हम मेथड 1 कह देते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन कह देते हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन से ट्राई किया होगा उनमें से 70 to 80% बच्चों ने सही आंसर निकाल भी दिया होगा, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं ये बता देता हूँ, पर मेरा इंटेंशन इस सेशन में ये कवर करने का नहीं था क्योंकि ये सबको आता है, मैं वो कवर करूंगा जो बहुत कम लोगों को आता है। फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस लेट मी डू दिस। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस लाइन से लेट से थीटा एंगल पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी एंगुलर विड्थ डी थीटा होगी, और ये जो एलिमेंट होगा ये एक रिंग शेप्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक रिंग शेप्ड एलिमेंट हो जाएगा और सी पॉइंट इस रिंग की एक्सिस का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसे हम डी ई लिख देते हैं, और डी का एक्सप्रेशन ये लिखने के लिए हम रिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। रिंग का फॉर्मूला होता है के इंटू चार्ज ऑफ रिंग, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन द रिंग इंटू एक्स, वेयर एक्स इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिवाइडेड बाय x² प्लस r² रेज टू पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला होता है। इसमें r होता है ये, ठीक है, यानी कि रिंग का रेडियस। तो उसके हिसाब से अब हमें लिख देना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने k की वैल्यू लिख दी। चार्ज ऑन रिंग, अब चार्ज ऑन रिंग कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए। डी ए इज दिस एरिया, जो रिंग का सरकमफेरेंस है उसकी वजह से जो एरिया बन रहा है। तो ये बन जाएगा आर डी थीटा, ये होगी सरकमफेरेंस की विड्थ इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू मुझे आर साइन थीटा दिख रही है, ठीक है। सो ये स्मॉल आर जो है दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि ये आर साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यू लिख दिया, और एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस होगा आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हम आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा x² प्लस r² का रूट का क्यूब। तो x² प्लस r² का रूट, ये तो ये वाला डिस्टेंस हो गया विच इज द
रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, तो आर बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डीई का। अब गाइस अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन समझने में दिक्कत हुई है जिस स्पीड से मैंने बताया है उस स्पीड से, तो स्लो डाउन करो वीडियो को और धीरे धीरे समझो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें समझ में ना आए। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई हैव कवर्ड एवरी एक्सप्लेनेशन, तो समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में नहीं आया, मल्टीपल टाइम्स देखो, जरूर आएगा समझ में, आई अश्योर यू समझ में आएगा। ठीक है, एंड ऐसा आई रिपीट इट अगेन कि मेरा इंटेंशन ये कवर करने का नहीं था, मेरा इंटेंशन था वो कवर करने का जो चीजें जनरली कवर नहीं की जाती है, तो ये मैं फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस कर रहा हूं। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा की जगह सिग्मा लिख देते हैं। अब देखो 1r 2r 3r और ये नीचे है r क्यूब, सब कैंसिल हो गए। ठीक है, इनफैक्ट हम ये 2 पाई को भी इससे कैंसिल कर ही देते हैं, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बची हुई क्वांटिटीज में क्या क्या नजर आ रहा है, उसको मैं ब्लू कलर के पेन से एनसर्कल कर देता हूँ। तो मुझे एक सिग्मा बचा हुआ नजर आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे। मुझे एक डी थीटा बचा हुआ नजर आ रहा है, मुझे एक साइन थीटा बचा हुआ नजर आ रहा है, मुझे एक कॉस थीटा बचा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सिग्मा को भी लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। हमने सिग्मा लिख दिया, डी थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया और 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। सो वी हैव रिटन एवरीथिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 4 कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हमें ई निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन कर देना चाहिए डी ई का, यानी कि सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगी, तो फर्स्ट रिंग थीटा करस्पॉन्ड्स टू 0 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट विल बी दिस रिंग। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट के लिए थीटा विल करस्पॉन्ड टू 90 डिग्री और π/2 रेडियंस। तो इसको हम डाल देते हैं π/2, तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 विद माइनस साइन, ये 0 और ये π/2। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं अब छोड़ देता हूँ तुम लोगों के ऊपर, अब लिमिट ही डालना बाकी रह गया है। So once you substitute the limit, you will get the result as sigma by 4 epsilon naught. So this is the result that we were looking for. ठीक है, मैं पीछे जाके यहाँ पे बता देता हूँ कि EC की वैल्यू जो हमने अब निकाल ली है, EC की वैल्यू है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने VC की वैल्यू लिखी थी, तो ये वैल्यू हमने फिलहाल निकाली है इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये हमने फिलहाल निकाली है इंटीग्रेशन से। अब देखते हैं कि क्या बिना इंटीग्रेशन के भी इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ मेथड 2 और यहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं जो मैं इस सेशन में तुमको सिखाना चाहता हूँ। केयरफुली देखना। ठीक है, हमारा इंटेंशन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मान लेता हूँ क्यू चार्ज का, मान सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यू चार्ज इस हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैं वो निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये जज कर सकते हो, क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये चार्ज पार्टिकल इस हेमिस्फेयर पे जो नेट फोर्स लगा रहा होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा? इज दिस अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? अगर नहीं लग रहा तो वीडियो को पॉज करो और सोचो, इज दिस अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? आई थिंक इट्स अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये फोर्स हमारा निकालने में इंटरेस्ट है। अब अगर मैं इस एलिमेंट पर एक छोटा सा एरिया लूँ डी ए, तो इस एरिया पे इस चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ डी एफ। तो इस डी एफ को हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल एट दिस रीजन इनटू सिग्मा डी ए। ठीक है, तो ये लग जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको मैं लिख देता हूं डी एफ बाई डी ए। तो ये बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब ये नोटिस करो कि दिस प्रेशर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि ये प्रेशर चेंज नहीं होगा इवन इफ वी चेंज द एलिमेंट। हम चाहे यहाँ पे एक डी ए एरिया लेके बात करें, चाहे यहाँ पे डी ए एरिया लेके बात करें, चाहे यहाँ पे डी ए एरिया, चाहे यहाँ पे डी ए एरिया, चाहे यहाँ पे, सो ये जो प्रेशर है दिस इज कांस्टेंट, दिस इज नॉट चेंजिंग। तो जब ये सिचुएशन होती है कि पूरी सरफेस के हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा होता है, तो ऐसे केस में इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, ये फोर्स लिखा जाता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से। ये प्रोजेक्शन हमें कहाँ लेना होता है? जिस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस पे जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा वो। तो क्या तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? वीडियो पॉज करके सोचो एंड देन प्रोसीड। तो ये एरिया होना चाहिए एक डिस्क शेप एरिया। ठीक है, इनफैक्ट ये जो डिस्क तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है, यही प्रोजेक्शन एरिया में इसी तरह की डिस्क बन जाएगी।
तो ये बन जाएगा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब हम चेक करते हैं, पी को हमने लिखा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के की जगह पे अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखो, यहाँ से बचेगा क्यू सिग्मा बाय, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या। अब नोटिस करो कि अगर ये फोर्स पार्टिकल ने हेमिस्फेयर पे लगा रखा है, तो हेमिस्फेयर ने भी पार्टिकल पे यही फोर्स लगा रखा होगा, और हेमिस्फेयर ने पार्टिकल पे जितना भी फोर्स लगा रखा होगा उसको अगर मैं पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी मिल जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी शुड बी सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नोटिस दैट दिस सोल्यूशन वाज टोटली डिवॉइड ऑफ इंटीग्रेशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं करी हमने। तो यहाँ पे हमने यूज क्या करा, मतलब व्हाट वाज द की आइडिया हियर, द की आइडिया हियर वाज दिस प्रेशर थिंग, कि हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन अगर प्रेशर यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचने का तरीका है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया है। तो मोर इंपॉर्टेंटली अब तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमने निकाली है इसको भी याद रखना। ठीक है, और जो मैंने थॉट प्रोसेस बताया है ये वाला, ठीक है, इट्स एन अमेजिंग थॉट प्रोसेस, इसको याद रखना, और देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब एक नई प्रॉब्लम देखो। अब ये प्रॉब्लम देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ, प्रॉब्लम को पूरा सुनो, फिर वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड देन प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको एक सेक्शन ऑफ अ हेमिस्फेयर दे रखा है। इस बार हेमिस्फेयर भी कंप्लीट नहीं है, हेमिस्फेयर का सेक्शन दे रखा है, ये रीजन जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। ठीक है, तो ये सेक्शन सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, उस सॉलिड एंगल का जो हाफ प्लेन एंगल है वो अल्फा गिवन है। ठीक है, हाफ प्लेन एंगल अल्फा गिवन है, और हमको इस सरफेस की वजह से, जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे रखी है, इसकी वजह से सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब तुम चाहो क्वेश्चन सुन लिया है, समझ लिया है, तो पॉज करो वीडियो को और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, और आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया है। अब मैं बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। तो मेरा तरीका वही रहेगा, मैं फिर से यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू मान लूंगा। ठीक है, और मैं फिर से वही आर्ग्यूमेंट दूंगा कि इस क्यू की वजह से यहाँ पे अगर मैं एक डी ए एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, तो इस डी ए एरिया पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है सिमेट्री की वजह से कि नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो डी एफ को जब हम लिखने जाएंगे तो हम फिर से ये लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डी ए, ये लिखेंगे हम। ठीक है, और अगेन अगर हम प्रेशर चेक करेंगे तो वो डी एफ बाय डी ए होना चाहिए, तो ये फिर यूनिफॉर्म प्रेशर बन गया है। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोर्स निकालने के लिए, और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होगा, वो ये वाला एरिया बनेगा क्या। देखो, इस सरफेस का एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे रखे गए एक प्लेन पर या एक स्क्रीन पर, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा के क्यू सिग्मा बाय आर स्क्वायर इनटू पाई। अब देखो ये रेडियस कितना है, ये रेडियस, ठीक है, दिस रेडियस, दिस इज आर साइन अल्फा, तो स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्यू सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू सिग्मा बाय 4 पाई, ये के की वैल्यू भी लिख दी मैंने, इनटू पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये फोर्स कितना आ गया, हमें दिख रहा है पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो एफ बाय क्यू होगा, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। नोटिस करो कि क्या ये फॉर्मूला ज़्यादा जनरल फॉर्मूला है। लाइक प्रीवियस केस में अल्फा कितना था, प्रीवियस केस यानी कि ये वाला जो केस था इसके अंदर अल्फा था पाई बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा को पाई बाय 2 डाल दूं तो क्या प्रीवियस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमने जो सिचुएशन करी है जनरल। अगेन देखो, इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करा, डायरेक्ट आंसर निकाला है। ठीक है, अब वेरी गुड थिंग। अब हमको अभी जो रिजल्ट पता है, कौन सा रिजल्ट, कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या उसको यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम क्रोटोव की प्रॉब्लम है। क्रोटोव एक प्रॉब्लम बुक है जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स की, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम का पॉपुलरली इसे मेरी कार कहा जाता है, ये वर्ड उसी बुक के अंदर यूज किया है इस अरेंजमेंट के लिए। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है,
तो इस बार हम फिर से हेमिस्फेयर को कंप्लीट नहीं ले रहे, हेमिस्फेयर का एक सेगमेंट ले रहे हैं, लेकिन इस बार का सेगमेंट ऐसा सेगमेंट नहीं है। इस बार ये वाला सेगमेंट था कैप शेप्ड, अब हम जो सेगमेंट ले रहे हैं ये सेगमेंट है स्लाइस शेप्ड, जैसे हम वाटरमेलन की स्लाइसेस काटते हैं उस तरह की एक स्लाइस है। ठीक है, तो ये देखो मैं जो जिस एरिया को मैं ट्रेस कर रहा हूँ, जिस रीजन को मैं ट्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, केवल इतना पार्ट हमने सरफेस का लिया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगेन हॉलो है ये सरफेस, तो सिग्मा हमको दे रखा है, इसकी वजह से हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करना चाहते हैं। तो गाइज नाउ इज द राइट टाइम टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। रेडियस इसका आर ले लेना, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ। Hopefully you have tried it. Now I will tell you what will be the answer and how we can do this. So the key idea is कि क्या ये स्लाइस अपने एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फील्ड प्रोड्यूस करेगी, लाइक आर वी एक्सपेक्टिंग फील्ड टू बी एट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो सोच के देखो ये करेक्ट लग रहा है क्या, इसको इवन का नाम दे देते हैं। सो इवन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, और ये एंगल फिर अल्फा बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, इस फिगर से बेटर फिगर होगा इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये एंगल अल्फा है, तो जिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन की वजह से इस तरह से एक्ट करेगा वेयर दिस एंगल विल बी अल्फा बाय 2। ठीक है, नाउ गोइंग बाय सेम लॉजिक, ठीक है, गोइंग बाय सेम लॉजिक, इफ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन, सपोज करो ये रिमेनिंग पोर्शन भी प्रेजेंट होता, ठीक है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का जो एंगल होता वो पाई माइनस अल्फा होता, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आता, यानी कि यहाँ से जो एंगल बनता ये पाई माइनस अल्फा बाय 2 बनता। इसकी वैल्यू को हम E2 कह देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी आने वाली है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता तो नेट वैल्यू कितनी आती है हमें पता है, वो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आती। तो ये सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इन दोनों के डाउनवर्ड कंपोनेंट का सम होना चाहिए, ये है E1। तो इसको हम लिख सकते हैं E1 साइन अल्फा बाय 2 प्लस E2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, तो ये कॉस अल्फा बाय 2 बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आने वाला है तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल होने चाहिए, यानी कि E1 कॉस अल्फा बाय 2 जो है ये बराबर होना चाहिए E2 cos of this value, cos of this angle, so it will become sin alpha by 2। तो ये दो इक्वेशन हो गई, इसमें दो अननोन है, हमें E1 नहीं पता, हमें E2 नहीं पता, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी E1 साइन अल्फा बाय 2 प्लस E2 को हम लिख देंगे E1 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा बाय 2। ये तो मैंने केवल E2 की वैल्यू लिखी है, इसको भी साइन कॉस अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करना बाकी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो बस हो गया, ये बन जाएगा E1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस E1 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो केवल E1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में साइन अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो यानी कि E1 की वैल्यू आ रही है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाय 2। चेक दिस अगेन, यहाँ पे अगर मैं अल्फा को पाई डाल दूं, अल्फा को पाई डालने का मतलब हमने पूरे हेमिस्फेयर को बना दिया है, तो उस पूरे हेमिस्फेयर की वजह से जो फील्ड है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो कि आना भी चाहिए था। तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन भी करेक्ट हो गया। तो गाइस देखो यहाँ तक की सारी कहानी तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, मतलब आई होप अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम्स करी हैं तुम लोगों ने उस प्रॉब्लम को एंजॉय किया है। आगे अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने क्या सीखा है एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने ये सीखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, ये सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के और थोड़े जनरल वर्जन्स अगर याद रखने हैं, तो एक अगर मैं कैप कंसिडर करूं, एक ऐसी कैप जो कि सेंटर पे अल्फा एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा ये फील्ड आता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। इतना ही था, एक बार चल के चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा था, यस। ठीक है, और एक तीसरी चीज जो हमने सीखी है कि वो अगर एक वाटरमेलन स्लाइस की फॉर्म में अगर हमें सरफेस दे दी जाए, ठीक है, सच दैट कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये एंगल अल्फा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लिखेंगे सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, और ये दोनों रिजल्ट में अल्फा की अप्रोप्रिएट वैल्यू डाल के इस वाले रिजल्ट को डिराइव किया जा सकता है।
सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ। अब और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, अभी और देखते हैं कि हम और क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, उससे सेशन की कंटिन्यूटी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी, पर यहाँ पे क्या था अगर वो तुम देखना चाहते हो तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, एक हैंड रिटन पीडीएफ है। ठीक है, वो बेसिकली इसी सेशन की प्रिपरेशन करने के लिए जो मैंने नोट्स बनाए थे वो है। यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स, और यहाँ पे कुछ पार्ट है जो मैं अभी वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, उससे वीडियो की ड्यूरेशन काफी लंबी हो जाएगी इस वजह से। बट चेक कर लेना पीडीएफ को, उसमें कुछ एडिशनल चीजें मिलेगी। अगेन ये ऐसा पार्ट है जो जनरली क्लासेस में कवर कर दिया जाता है, हेंस आई एम टेकिंग लिबर्टी टू इग्नोर दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बातें इंटरेस्टिंग बातें चालू होती हैं। अब हम बात करेंगे टू कॉन्सेंट्रिक एंटिटीज की। ठीक है, किस तरह की बात कर रहे हैं हम। ये एक हेमिस्फेयर है, अगेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फेयर, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, इसके सेंटर पे क्यू पार्टिकल है। हम जानना चाहते हैं कि इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, अरे ये अभी तो निकाल के आए हैं हम, तो शायद तुम लोगों को वैल्यू भी याद हो। ठीक है, ये फोर्स आया था सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो अभी पढ़ाया था, वापस क्यों आ गया, वापस इसलिए आ गया क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा अब। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप 1 है ऐसी प्रॉब्लम्स पे अपना थॉट डेवलप करने का। ठीक है, तो थॉट डेवलप जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल चीज है। हमें हॉलो हेमिस्फेयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, वहां पे पार्टिकल रख दोगे उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू फोर्स लग जाएगा, वेरी इजी। अब आगे की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया है एक दूसरे हॉलो स्फेयर से। ठीक है, हॉलो मान लो या चार्ज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो स्फेयर है ठीक है इसको तुम हॉलो मान लो चाहे चार्ज मान लो, अभी के लिए मैंने इसको हॉलो मान रखा है क्योंकि देखो मैंने सिग्मा 2 की टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो मैंने अभी के लिए हॉलो मान रखा है। लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तुम खुद सोच के देखना कि क्या वो सॉलिड होने पर वैलिड होता। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि वैलिड होगा, लेकिन तुम अपने आप को कन्विंस जरूर करना। ठीक है, तो ये हमारी वही हॉलो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इस पर मैंने डेंसिटी को इस बार सिग्मा 1 लिख दिया है। हमने पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया है एक स्फेयर से, अभी के लिए हॉलो मान लेते हैं, उसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि क्या ये स्फेयर, क्या ये जो स्फेयर है कंप्लीट स्फेयर है, उसका फील्ड पैटर्न क्या इस पार्टिकल से मैच करेगा। ये पार्टिकल अपने सराउंडिंग में जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हॉलो हेमिस्फेयर भी अपने सराउंडिंग में वैसा ही फील्ड पैटर्न क्रिएट करेगा, स्पेशली अगर इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है कि इसका टोटल चार्ज इसी से मैच कर जाए। यानी कि अगर सिग्मा 2, इसका रेडियस स्मॉल आर लेते हैं, अगर सिग्मा 2 4 पाई आर स्क्वायर क्यू के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आउटर रीजन में, इस स्फेयर के आउटर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी था, आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात से एग्री कर रहे हो। तो माय पॉइंट इज कि ये हेमिस्फेयर, ये स्फेयर सॉरी, ये जो येलो कलर का स्फेयर है, ये अपने एक्सटर्नल पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि पार्टिकल क्रिएट करता है, एकदम पैटर्न वाइज सिमिलर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस हेमिस्फेयर के बारे में सोचूं, इस हेमिस्फेयर को कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा। ठीक है, इसको पहले जिस तरह से फोर्स या यूं कह लो कि जिस तरह से प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा था, ठीक है, पहले जिस तरीके से हो रहा था अभी भी उसी तरीके का प्रेशर या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले जिस तरह से लिखा जा रहा था अभी भी उसी तरीके से लिख देना चाहिए। यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं सिग्मा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज ऑफ द स्फेयर, ठीक है, इनटू क्यू ऑफ स्फेयर कर देता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे आंसर आना चाहिए। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 2 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये जो फोर्स बन गया ये बन गया सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चेक करो नाउ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट टू रिमेंबर। ठीक है, अभी इससे भी और इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे आएंगे, बट अभी के लिए यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाय, तो दोनों की चार्ज डेंसिटीज का प्रोडक्ट, ठीक है, और छोटे वाले का रेडियस पाई इंटू छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने फोर्स निकाल लिया है। ये एक्सप्रेशन हमने सिग्मा की टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर चार्ज की टर्म्स में भी लिखना पड़े तो तुम इस एक्सप्रेशन पे रिलाई कर सकते हो, राइट। तो गाइस आई होप यहां तक की बातें समझ में आई हैं। अगर यहां तक की बातें समझ में आई हैं तो अब मैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंटर पे तुम्हें स्फेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस स्फेयर के अगर मैं दो पार्ट्स कर दूं, दो इक्वल पार्ट कर दूं, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, तो
हेमिस्फेयर बड़ा वाला ब्लू वाला हेमिस्फेयर, इन दोनों पार्ट्स में से किस पार्ट पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, सोचो। ठीक है, येलो स्फेयर के दो हाफ, लेफ्ट हाफ राइट हाफ, इन दोनों के ऊपर हेमिस्फेयर, ब्लू हेमिस्फेयर फोर्स लगा रहा होगा दोनों के ऊपर ही। ठीक है, किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, गिव योर बेस्ट शॉट, जितना बढ़िया से बढ़िया आर्ग्यूमेंट दे सकते हो देके देखो। ठीक है, आई होप यू हैव डन दैट, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सटर्नल, ये जो स्फेयर है, इसने राइट हाफ ऑफ हेमिस्फेयर पे सपोज करो F1 फोर्स लगा रखा है, और लेफ्ट हाफ पे सपोज करो F2 लगा रखा है। ठीक है, या इसकी डायरेक्शन इधर ही मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन इधर क्यों मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये छोटा वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ब्लू वाले पे इधर लगाएगा, तो ब्लू वाला फिर येलो वाले पे इधर लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी कंपेयर करना है F1 या F2 को, हमें जज करना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मेरी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे लेके जाओ 15-20 सेकंड और दोबारा से समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, हेमिस्फेयर, छोटे वाले स्फेयर के राइट हाफ पे F1 फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट हाफ पे F2 लगा रहा है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, गिव योर बेस्ट शॉट। अगर सोच लिया है तो अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमने ये माना था कि ये हेमिस्फेयर इस येलो पोर्शन पे F2 फोर्स लगा रहा था, तो F2 फोर्स इधर लग रहा था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस हेमिस्फेयर को कंप्लीट कर देते हैं बाय अज्यूमिंग कि सेम डेंसिटी का, जो भी डेंसिटी इसकी थी, ठीक है, इसको सिग्मा 1 मान लेते हैं, तो इसको सिग्मा 1 मान लेते हैं, सेम डेंसिटी का हेमिस्फेयर हमने यहाँ पे लाके रख दिया है। ठीक है, तो अब पहले चेक करो कि इस नए हेमिस्फेयर की वजह से इस एग्जिस्टिंग हेमिस्फेयर, स्मॉलर हेमिस्फेयर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हमें इधर बनानी चाहिए क्या, चेक करो। क्योंकि इसी फिगर को मैं अब इन्वर्ट करके इसकी इसकी इमेज देख रहा हूं, चेक करो। ये हेमिस्फेयर है और ये हेमिस्फेयर इस पे लगा रहा है फोर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर इधर था तो यहां पे इधर होना चाहिए और ये F1 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इस हेमिस्फेयर के साथ एक और हेमिस्फेयर रख दिया है, तो अंदर रखे छोटे हेमिस्फेयर पे नेट फोर्स F1 माइनस F2 का मॉड हो गया। ठीक है, ठीक है, पर ये अब एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, जो अपने अंदर हर पॉइंट पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अंदर रखे किसी भी चार्ज पे, किसी भी शेप के चार्ज पे नेट फोर्स तो जीरो ही आना चाहिए। तो हमने अभी अभी ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, अमेजिंग राइट। ठीक है, ये तो शायद बड़ा ऐसा लग तो नहीं रहा था, लेकिन हो गया, मतलब कि हमने ये प्रूव किया है कि ये हेमिस्फेयर इस पे जितना फोर्स लगाता है इधर की तरफ, इस पे भी उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो कि इस कंप्लीट स्फेयर पे जो फोर्स लग रहा था वो हमें पता था। ठीक है, तो अगर कंप्लीट पे जो फोर्स लग रहा था वो हमें पता था, इस पर जो लग रहा है इस पर भी वही लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ही फोर्स F/2 होने चाहिए। ठीक है, और F हमने निकाल रखा था, तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि F1 और F2 दोनों ही सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होते हैं। चेक कर लो, आ रहा है समझ में। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर। ठीक है, मतलब ठीक है, तो मैं एक बार अभी तक हमारी क्या लर्निंग है मैं उसको वापस से समराइज कर देता हूँ। हमने 3 पॉइंट तो पहले लिखे थे, उन तीनों पॉइंट को अगेन तुम वीडियो पीछे करके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। ठीक है, अब हमने चौथा पॉइंट क्या लिख दिया, हम चौथा पॉइंट अब जो लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हेमिस्फेयर है जिसकी डेंसिटी सिग्मा 1 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हमने एक दूसरी डेंसिटी का छोटा स्फेयर रख दिया। ठीक है, हेमिस्फेयर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, F1 या F2 जो भी हमने उसका नाम दिया था, वो उतना ही होगा जितना इसी हेमिस्फेयर को ऐसे रख देने से इस पे लग जाता। ठीक है, दोनों केस में इक्वल, और ये इक्वल वैल्यू भी हमें पता है, ये है सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो गाइज, ये सारी चीजें जानने के बाद अब अगर मैं तुमसे कहूं यू आर नाउ इन अ पोजिशन, मतलब जो मैंने शुरुआत में इस सेशन के शुरुआत में जो मैंने प्रॉब्लम्स दिखाई थी, नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे तुम वीडियो पॉज करके अपना बेस्ट शॉट दो, टेक योर टाइम। 15-20 मिनट में नहीं हो रहा तो वीडियो को यहीं पे रोक दो,
टेक योर टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना स्पेंड कर सकते हो करो, ठीक है। और इसको यूज करके जो मैंने तुमको प्रॉब्लम्स दी थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। होपिंग कि तुम अब ट्राई कर चुके हो एंड यू हैव कम बैक टू सी कि आगे क्या करना है, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज करके कुछ एग्जांपल्स करता हूँ, ठीक है। जैसे वी आर सेइंग दैट वी वांट टू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन टू हाफ्स, लाइक ये एक हॉलो स्फेयर है। इस स्फेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दो इक्वल हेमिस्फेयर्स, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इनके बीच में हम फोर्स निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बहुत कॉमन क्वेश्चन, आईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एफ फोर्स अब कैसे लिखेंगे हम, तो नोटिस करो कि ये जो हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखे थे, क्या करना है हमें, हमें कुछ नहीं करना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इक्वल कर देना है और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ले लेनी है, हो गया, ठीक है। यानी कि ये होगा सिग्मा इंटू सिग्मा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। और अब देखो, हो सकता है कि यही प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराई गई हो, तुम्हारे सर ने इसको कराई हो, तुम्हारे सर या मैम जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे कराई होगी अब मैं वो भी बताता हूँ। तरीका वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो तरीका तुम्हें ऐसी और इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इनेबल नहीं करता, मतलब कि तुम इसको सॉल्व कर दोगे लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स में अटक जाओगे। वो तरीका क्या मैं बताता हूँ, वो तरीका होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर को यूज करना। मतलब फिर वो तरीका ये सिखाया जाता है कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वो प्रेशर कितना है, तो वो प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि प्रेशर यूनिफॉर्म है इसलिए हम फिर से प्रेशर इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन यूज कर लेंगे, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को हम पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तरीका क्या ये बुरा तरीका है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्टूडेंट्स इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते, मतलब कि जब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो स्टूडेंट धाराशायी हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर इसी में अगर डेंसिटी को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कर दिया जाए तो स्टूडेंट पहले ही स्टेप पे कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या मैं प्रेशर को अब ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये एक्सप्रेशन अभी भी वैलिड होगा, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो प्रेशर का ये एक्सप्रेशन नहीं बताया गया था, ठीक है। तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज जाता है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचूं जो हमने यहाँ पे देखा है, कर सकते हो तुम, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप तुमको ये वाला एग्जांपल बढ़िया लगा, समझ में भी आया, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, सो आई होप यू लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या बात करना चाहते हैं, अब हम एक सॉलिड हेमिस्फेयर, ये देखो ये सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और इसके सेंटर पे हमने क्यू पार्टिकल रख दिया, क्यू चार्ज का पार्टिकल रख दिया, इस पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, हमारा इरादा है इस पे फोर्स निकालना। तो ये बताओ कि इस सॉलिड हेमिस्फेयर को हम शेल्स से बना हुआ मान सकते हैं क्या, ठीक है। इसको हम शेल से, अगेन अब तुम्हें लग रहा है कि ये तो इंटीग्रेशन करने वाली बात आ गई, हाँ तो कर सकते हैं ना, मतलब इंटीग्रेशन करना कोई मनाही थोड़ी ना है, लेकिन तुम देखोगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है। अगर मैं ये जो बहुत सारी शेल्स है इनमें से किसी एक शेल के बारे में सोचूं, तो ये एक शेल इस पे जो फोर्स लगाएगी वो हमें कैसे लिखना है, वो हमें लिखना है इस शेल का जो भी सिग्मा है बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। और शेल का सिग्मा कितना है, तो उसके लिए हम इस शेल की थोड़ी सी थिकनेस मान लेंगे, ठीक है। इस थिकनेस को हम dx मान लेते हैं और इसका रेडियस हम x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे चार्ज, इस रीजन का जो चार्ज है, ठीक है, कितना है वो है रो इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज। और अब इसी चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दो तो 2 पाई एक्स स्क्वायर, तो ये डी सिग्मा हो गया, ठीक है। तो ये एंटायर चीज जो है ये डी सिग्मा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट से, तो बस हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया। अब क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया, आगे के लिए तुम याद रख सकते हो कि सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए जब तुम शेल्स अज्यूम करते हो तो उन शेल्स का सिग्मा कैसे लिखते हैं, उन शेल्स का जो सिग्मा होता है वो रो dx होता है, इसको याद भी रख सकते हो। और ये तो बहुत लॉजिकल है, अरे तुम डायमेंशन मैच कर लो, डेंसिटी को तुम थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, जो डायमेंशन आएगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर की आ जाएगी, ठीक है। डायमेंशन तो सबसे इजी तरीका होता है चीजों को याद रखने का। तो ये हो गया रो dx क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, हो गया। हमको जो चाहिए वो इंटीग्रेशन से आएगा रो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक, तो ये हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो हमने एक सॉलिड हेमिस्फेयर के सेंटर पे एक पार्टिकल रख देंगे तो उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा हमने निकाल लिया है,
ठीक है, एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया था कि तुम्हें वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना चाहिए था ये क्वेश्चन और उसके बाद देखना चाहिए था कि सोल्यूशन कैसा होगा। आई होप तुम लोगों ने वैसा किया हो, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि चलो उस पार्टिकल को हटाकर अब हम एक हॉलो हेमिस्फेयर लगाते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, ठीक है, नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। तो हमने एक हॉलो हेमिस्फेयर लगा दिया है, अब इस हॉलो हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगेन गाइस यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, गिव योर बेस्ट शॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, लाइक तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कुछ सीखा है। और अगर तुम सॉल्व कर दो इसको तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना कि तुमने कर दिया है, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होगी ये जान के कि तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो अब देखो इसमें मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब होपफुली तुम लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया है। तो यहाँ पे देखो मैं एक रीजन आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है, मतलब कि अब मैं कहूंगा कि इस सॉलिड हेमिस्फीयर में ना दो रीजन है, एक ये वाला रीजन जिसका रेडियस स्मॉल आर के बराबर है और एक ये वाला रीजन जिसका रेडियस स्मॉल आर से ज्यादा है। तो अगर मैं सिर्फ रीजन वन पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो रीजन वन पे ये हेमिस्फेयर जो फोर्स लगा रहा है या वन इस हेमिस्फेयर पे जो फोर्स लगा रहा है उसको निकालने के लिए तुम ऐसा कर लो, इस रीजन वन को, ठीक है, इस रीजन वन को हम शेल्स से बना हुआ मान सकते हैं। देखो इसको हम शेल्स से बना हुआ मान सकते हैं और ये सारी की सारी शेल्स, ठीक है, गिवन हेमिस्फेयर से छोटे साइज की है क्या, गिवन हेमिस्फेयर जिसके ऊपर डेंसिटी सिग्मा है इससे छोटे साइज की है। तो छोटे साइज में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने पढ़ा था कि दो शेल्स अगर ऐसे रख दें, कॉन्सेंट्रिक अगर ऐसे रख दें, तो इनके बीच में फोर्स कैसे लिखते हैं हम, इनके बीच में हम फोर्स लिखते हैं इस छोटी शेल का चार्ज, ठीक है, इनटू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो इसका चार्ज dq1, इसका dq2, dq3, dq4, dq5, dqn7। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल चार्ज का समीशन आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पूरा ये टोटल चार्ज, तो ये हो जाएगा रो इंटू 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। तो ये हमने अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा है, हमने ये निकाला है कि फर्स्ट पार्ट और इस शेल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो अब जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए चेक करो कि सेकेंड पार्ट के लिए जब हम यहाँ पे शेल्स इमेजिन करेंगे तो इस शेल के लिए छोटी वाली शेल ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो इस पूरी को हम कंडेंस करके एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब अब हम कहेंगे कि हमारे पास एक्स रेडियस की और dx थिकनेस की एक शेल है, अलग से बना लेता हूँ। अब हम कहेंगे कि हमारे पास x रेडियस की और dx थिकनेस की शेल है और इस शेल से छोटी शेल यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, हेमिस्फेयर, और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स इंटीग्रेशन से आएगा, ये कैसे आएगा, तो इसका सिग्मा हमने अभी देखा था वो होता है रो dx सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका चार्ज, इसका पूरा का पूरा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, तो वो होगा सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जीरो से लेके आर तक नहीं, जीरो से लेके नहीं, स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमें इसी रीजन का फोर्स निकालना है, राइट। तो ये हो जाएगा रो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस आर, यानी कि रो सिग्मा पाई, टू कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये F2 की वैल्यू आ गई। अब टोटल फोर्स जो है उसको यहाँ लिख देते हैं, तो टोटल फोर्स होगा F1 प्लस F2। F1 यहाँ से नोटिस कर लेते हैं, F1 की वैल्यू में छोटा सा करेक्शन दिख रहा है मुझे, ये नीचे डिनोमिनेटर का 2 था तो ये 3 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। तो F1 जो आएगा वो सिग्मा पाई आर क्यूब रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये चेक कर लो, ठीक है। और F2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, दैट्स रो सिग्मा पाई आर स्क्वायर आर माइनस आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू भी चेक कर लो। तो दिस बिकम्स द फोर्स। So I hope you have understood this. I hope you have enjoyed this question. Let's move to the next one now. तो अब ये गाइस वो क्वेश्चन है जो मैंने सेशन की शुरुआत में दिखाया था। इस क्वेश्चन की डिटेल्स क्या क्या थी, इसमें क्या क्या गिवन था, सेशन की शुरुआत में मैंने बताया था। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी ρ1 है और ये एक एन्युलर हेमिस्फेयर है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये वैक्यूम है और ए से लेके बी रेडियस तक का जो रीजन है इसमें ρ2 डेंसिटी है और हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने को कहा गया है, ठीक है। तो अब देखो ये फोर्स हम कैसे कर सकते हैं,
ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सॉलिड हेमिस्फेयर और एक हेमिस्फेरिकल शेल के बीच में फोर्स निकाला है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है ए से लेके बी तक का, इसको हम हेमिस्फेरिकल शेल्स का कलेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स पे अटेंशन टू वन सच शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम फोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स हम कैसे लिखेंगे, तो ये फोर्स लिखने के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो रिजल्ट निकाला है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो सिग्मा की जगह देखो, इस केस में सिग्मा जो होगा वो शेल का आएगा, तो सिग्मा की जगह आ जाएगा रो टू डी एक्स, ये सिग्मा का रोल प्ले करेगा। तो रो टू डी एक्स इंटू पाई, स्मॉल आर का मतलब इस शेल का रेडियस, तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा, और रो का मतलब रो वन हो जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा रो वन सिग्मा पाई एक्स स्क्वायर एंड देन आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, सही लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा सिग्मा की जगह आ जाएगा रो टू डी एक्स। ठीक है, रो टू डी एक्स और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डी एफ हो गया, बस हमको इसको इंटीग्रेट ही करना है, और इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स ए से लेके बी तक डालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा रो टू इंटू रो वन, रो टू इंटू रो वन पाई अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, चेक कर लो, रो टू इंटू रो वन पाई अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और बी रेज टू पावर 4 माइनस ए रेज टू पावर 4 बाय 4। ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा रो वन इंटू पाई। ठीक है, रो वन इंटू पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इंटू रो टू, और अब ये बचेगा आर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आर इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय 3। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा बी फोर माइनस ए फोर बाय 4। ठीक है, तो ये आएगा। अब इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो करके देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू रो टू रो वन पाई बाय, देखो यहाँ से 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, बी रेज़ टू पावर 4 माइनस ए रेज़ टू पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एंड हेयर वी आर गेटिंग 1 बाय 24 माइनस टू 1 बाय 24 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, और उसके अलावा ये वाली टर्म विच इज़ हाउ मच, विच इज़ रो वन रो टू पाई, रो वन रो टू पाई इंटू आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एंड देन पी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो फाइनली ये इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा रो वन रो टू पाई बी रेज़ टू पावर 4 माइनस ए रेज़ टू पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन 24, तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 12 प्लस रो वन रो टू पाई आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन दैट वी वर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो अब गाइस तुम लोगों को अगर ये आंसर आया था तो ये सही था एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। अब आते हैं लर्निंग सो फार, इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, उससे पहले एक बार एक कुछ बातें रह गई थी वो बता देता हूँ। देखो, ये इसी आंसर के अंदर अगर हम a इक्वल टू 0 डाल देंगे, अगर a इक्वल टू 0 डाल देंगे तो हम उस केस की बात कर रहे होंगे जिसमें कि हमें एक हेमिस्फेयर दिया जाएगा रो वन डेंसिटी का और दूसरा हेमिस्फेयर दिया जाएगा रो टू डेंसिटी का, और इनमें फोर्स निकालने को बोला जाएगा। इसमें भी अब अगर हम रो वन इक्वल टू रो टू इक्वल टू रो डाल देंगे तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस रो डेंसिटी होती और यहाँ पे प्लस रो डेंसिटी होती तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता। यानी कि इस वाले केस से ये दोनों ही क्वेश्चन हम एड्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं कि इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा है, तो मैं एक बार क्यूटली समराइज कर देता हूँ। तो इस सेशन में हमने सीखा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ये होता है सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि हमें पोटेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुमने देखा था कि बड़ी ही ईजिली लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम रिजल्ट का और जो जनरलाइज्ड वर्जन है, ठीक है, वो ये है कि हम पूरा
हेमिस्फेयर ना देकर हेमिस्फेयर का भी एक सेक्शन दे दे, एक ऐसा सेक्शन जो सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है उसका हाफ प्लेन एंगल अल्फा अगर हमें गिवन हो, तो ऐसे केस में सेंटर पे जो फील्ड लिखा जाएगा, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन होगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी का एक वर्जन था वाटरमेलन की स्लाइस वाला, कि अगर हमको स्फेयर का जो सेक्शन दिया गया है वो अगर एक स्लाइस की फॉर्म में दिया गया है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमने देखे थे। ठीक है, और इसके अलावा एक फोर्थ चीज़ जो हमने देखी थी जो कि बहुत यूज़फुल थी, वो ये कि एक हॉलो हेमिस्फेयर जिसकी डेंसिटी सिग्मा 1 हो, अगर उससे कॉन्सेंट्रिक एक दूसरा हॉलो हेमिस्फेयर रख दिया जाए जिसकी डेंसिटी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, और ये फोर्स सेम रहता है उस केस में जिस केस में कि छोटे वाले हेमिस्फेयर को ऐसे रख दिया जाए बड़े वाले हेमिस्फेयर में, तो इन दोनों ही केसेस में इक्वल फोर्स आता है और वो फोर्स की वैल्यू इसके बराबर होती है। So I hope you enjoyed all these learning, students. I think this is the time when we conclude the session. Before I conclude, this is something Vedantic Love. If you haven't heard about this, please Google search it and know about this. Very important. It can be very, very useful to you. Also, scan this QR code to know about the various batches that Eklave teachers are teaching, and you can be a part of that batch. How, I will tell you in about 2 minutes. ठीक है, 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज्वाइन करके यू हैव द चांस ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ एकलव्य बैच फॉर दिस ईयर। जो 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि जो अगले साल जेईई एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल में एज ऑफ नाउ कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन नेक्स्ट ईयर का एकलव्य जब भी अनाउंस होगा तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन यहीं पे दी जाएगी। सो डू ज्वाइन दिस चैनल। सिमिलरली अगर तुम अभी अभी 11th ग्रेड में आए हो, ठीक है, तो फिर तुम ये वाला चैनल ज्वाइन करके रखो। टाइम टू टाइम तुम लोगों के लिए हम जो भी ऑफरिंग्स निकालेंगे उसकी अनाउंसमेंट यहीं पे होगी। तुम्हारे लिए जो पहली रेलिवेंट चीज़ है वो है टुवर्ड्स द मंथ ऑफ दिसंबर ऑफ दिस ईयर वी विल बी बिगिनिंग विद आवर 11th रिविजन बाय वे ऑफ हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उस समय वी विल ओपन द बैच एंड विल इन्वाइट एंट्रीज। इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर द बैच इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट और नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड देन दिस बैच विल बिगिन इट्स 12th ग्रेड इन द मंथ ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 12th का, सो दैट अर्ली फिनिश हो सके, so that before this batch gets converted into the Eklavya, we can do 2 rounds of revision, and then the Eklavya program will commence in this batch in the year 2024. ठीक है, ये एक YouTube चैनल है जो कि हमारी कंटेंट रिपोजिटरी है, यानी कि यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन, बहुत ही अच्छे सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के अंदर आए हुए हैं, जिनको लेके कहीं पे भी इंटरनेट पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे अभी जेईई एडवांस के 4 साल के और केवीपीवाई के 3 साल के पेपर डले हुए हैं। Gradually we are building this repository, so solutions of more year will be added pretty soon. Alright guys, now is the time for the teaser of this session. So ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, इसका 1/2 रो डेंसिटी का है, जो अदर हाफ है वो भी रो डेंसिटी का है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये मैं इसी सेशन में एड्रेस कर चुका हूँ। यस, ठीक है, बट तुम्हें मुझे इसका सोल्यूशन बताना है किसी ऑल्टरनेटिव मेथड से, नॉट बाय द मेथड दैट आई टॉट यू, बट send me the solution with an alternative method. ठीक है, and where do you have to send the solution? So you have to send it to eklavyasupport@vedantu.com with this as the subject line. जो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है वो ये होनी चाहिए, टीजर सोल्यूशन और सब्जेक्ट नेम विच फॉर दिस पर्टिकुलर टीजर इज गोइंग टू बी फिजिक्स। ठीक है, we'll check your solution and if we find your solution good enough then we'll reach out to you and we'll offer you, depends on your solution, depends on some other factors also, we'll probably offer you a seat in one of our ongoing batches, and that will be nearly free of cost. Alright guys, with that I will end the session. I hope you enjoyed this session. I will be back next year with another session with another something issues, some issues that you will find good to learn about. Bye bye guys, take care, sayonara, I'll see you next week.